देखिए, क्लास 10 का जो चैप्टर है साइंस का विद्युत जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए पहले हम लोग आवेश को समझते हैं। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आवेश को Q से दर्शाते हैं और आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। जब समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर हटाएंगे। और जब असमान आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कूलॉम आवेश का SI मात्रक हम लोगों ने देख लिया। एक कूलॉम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम। कितना होता है? 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम। अब विद्युत धारा को समझ लेते हैं। विद्युत धारा आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। और आवेश प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो Q/T। जब विद्युत धारा का SI मात्रक पूछे तो कूलॉम का आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है और धारा का एम्पियर होता है, यानी 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलॉम बटे 1 सेकंड। वही 1 मिली एम्पियर पूछे तो 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर। आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? एमीटर द्वारा। और इसका प्रतीक होता है इस प्रकार, ऐसे बनाकर एम्पियर, यहाँ पर प्लस और माइनस। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। यानी जो इस कथन का मतलब है विद्युत धारा की दिशा, तो वो होता है माइनस से प्लस की ओर। विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया क्या कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यानी V बराबर W/Q। यहाँ पर W कार्य है, Q आवेश है और V विभवांतर है। तो विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। अगर 1 वोल्ट बराबर पूछा जाए तो वर्ग का होता है जूल और कूलम का होता है, आवेश का होता है कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलम। उसी को कूलम ऊपर ले जाइएगा तो 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िए। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की एक युक्ति है। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और यह पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। वोल्ट मीटर का प्रतीक इस प्रकार होता है। आगे बढ़िए। सेल यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होता है। ये भी याद रखना है कि विद्युत धारा उच्च हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाता है। कुछ प्रतीक देख लेते हैं। विद्युत सेल को इस तरह सूचित किया जाता है प्लस माइनस। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन जिसे कहते हैं इस प्रकार। खुली प्लग कुंजी, तो खुली इस तरह का, वही बंद रहेगा तो इसके बीच में बिंदु आ जाएगा। तार संधि इस तरह और बिना संधि के तार क्रॉसिंग, तो इस प्रकार बनाया जाएगा ऐसे करके ऐसे। विद्युत बल्ब की तरह और प्रतिरोधक इस प्रकार। आगे बढ़िए। परिवर्तित प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, तो इस प्रकार बनाया जाता है। ए मीटर इस तरह और वोल्ट मीटर इस तरह। अब समझ लेते हैं इम्पोर्टेंट ओम का नियम। इम्पोर्टेंट है ओम का नियम।
ओम का नियम किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच के विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? विद्युत धारा के विभवांतर। लेकिन तार का तापमान समान रहना चाहिए। ये समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट पड़ता आएगा आर। आर यहाँ पर प्रतिरोध है जिसे कहते हैं। इसका ग्राफ इस प्रकार बनता है, विभवांतर इधर धारा और इस तरह। प्रतिरोध समझ लेते हैं। प्रतिरोध यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं और इसका SI मात्रक ओम होता है। और अभी ओम के नियम से फॉर्मूला आया है V बराबर IR। यहाँ पर विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट हो जाएगा और धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और आर प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर भी लिख सकते हैं। और इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अब देखिए, धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। अब देखिए, वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पर प्रतिरोध निर्भर करता है देख लेते हैं। चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जितना चालक का लंबाई बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कमेगा और अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तापमान के समानुपाती होता है तीसरा, यानी समानुपाती। ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप घटाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा। चौथा है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। आगे बढ़िए। विद्युत प्रतिरोधकता, इसका परिभाषा 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने से जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। देखिए, आर बराबर फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पर रो जो है यही है विद्युत प्रतिरोधकता। क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता। अगर इसका ऐसे मात्रक पूछा जाए, ऐसे मात्रक, तो आर का होता है ओम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। ये लंबाई है, इधर आएगा तो मीटर में और इधर रो। मीटर से मीटर खत्म, यानी ओम मीटर। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। ये विद्युत प्रतिरोधकता है, यह तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोधक परिसर इतना होता है 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता, यानी दहन नहीं होता, अतः उनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा एवं एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम नहीं होती। अब देखिए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन इस तरह। इसका फॉर्मूला, इसको सिद्ध किया जाए तो देखिए, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होता है? श्रेणी क्रम में पहले देखते हैं तो RS R1 प्लस R2 बटे प्लस में R3। अब देखिए, विभवांतर एक ही बराबर प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होता है तथा कुल जो विभवांतर है उस सबका जोड़ होना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का V1 होगा और V1 जो V का फॉर्मूला क्या होता था? IR। यहाँ V1 है तो यहाँ R1 हो जाएगा। इसी तरह इस फॉर्मूला को जब अति करके लाइएगा पूरा हल करके
तो आर एस बराबर सीरीज में हो जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3 डॉट 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 जितना भी हो सकता है। उसी प्रकार संयोजित प्रतिरोधक में कीजिएगा तो 1/R पैरेलल है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 डॉट 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 ये चलता रहे। ये दोनों जरूरी है इसका फॉर्मूला और सीरीज वाला का। आगे बढ़िए। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब होता है तो परिपथ टूट जाता है और कोई भी अवयव काम नहीं करेगा। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है और यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में एक धारा एक जैसी रहती। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है तो ये लाभ है। अब देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में बर्बाद होती है। उसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी विद्युत धारा के जो प्रतिरोध के कारण जो ऊष्मा के रूप में निकलता है उसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति इंटू समय। ऊर्जा को H से सूचित करेंगे, शक्ति को P से और समय को T से। P बराबर फॉर्मूला होता है VI, तो यहाँ पर VI रख दे। V का मतलब यहाँ पर विभवांतर है, I यहाँ पर धारा है, तो VI इंटू T। और V बराबर फॉर्मूला होता है IR, तो IR रखिएगा तो IR स्क्वायर RT हो जाएगा। H यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा दिखलाएगा, तो इसका फॉर्मूला I स्क्वायर RT आ गया। अब आगे देखिए जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, तो I स्क्वायर के समानुपाती होता है। और प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है, R के भी समानुपाती होता है। अब विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के भी समानुपाती होता है। यही है जूल का विद्युत धारा का तापन का नियम। आगे बढ़िए। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। यानी अवांछनीय मतलब उपयुक्त नहीं होता, कंप्यूटर मोबाइल में नहीं होता है, ये सिर्फ हीटर और प्रेस में होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। किसमें रूप में होती है? ऊष्मा के रूप में, तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में भी उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। याद रखिए टंगस्टन को W से सूचित किया जाता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है, यानी टूटता नहीं है, तापमान पर पिघलता नहीं है। इसका गलनांक उच्च है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो, यानी वो जल्दी टूटे ना। विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपभोग होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अभी P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? VI, और V की जगह IR रखिएगा तो I स्क्वायर R हो जाएगा। इसी को आप V स्क्वायर R भी लिख सकते हैं क्योंकि जब V बराबर I स्क्वायर, V का स्क्वायर कीजिएगा तो I स्क्वायर बट इंटू R स्क्वायर बटे में R हो जाएगा, तो R से R खत्म, तो फिर तो उतना ही आ जाएगा। यानी P बराबर फॉर्मूला क्या हो सकता है? VI भी हो सकता है, I स्क्वायर R भी हो सकता है, V स्क्वायर बटे R भी हो सकता है। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। यहीं से एक फॉर्मूला यह और आ जाएगा, 1 वाट बराबर विभवांतर का 1 वोल्ट हो जाता है और धारा का 1 एम्पियर हो जाता है। तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। हाँ, एक 1 किलोवाट घंटा बराबर
एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट, इसको 1 किलोवाट घंटा को ही एक यूनिट बोला जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट था विद्युत में।